Now we have to talk about thermochemical reactions. Let all the students join. We will wait for 2 minutes. हाँ भाई, ये बात समझ में आती है क्यों? जल्दी बताइएगा। हाँ भाई, रिस्पॉन्ड करें जल्दी से। ये बात समझ में आती है कि नहीं? Why the energy of system is decreased overall? Because heat is released ना भाई। सिस्टम से तो निकल गई ना बाहर। यार सिस्टम से निकल गई तो सिस्टम की तो कम रह गई। जबकि एंडोथर्मिक में ओवरऑल इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम है ना भाई। एंडोथर्मिक में ओवरऑल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगी? इंक्रीज। अब इसी वजह से बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम होती है जो कि सिंध बोर्ड में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं की जाती, बट नाउ वी नीड टू डिस्कस इट। इट इज सिंपली अ ग्राफ called the energy level diagram। ठीक है बेटा, ये ग्राफ है जो क्या कहलाता है? एनर्जी लेवल डायग्राम। रिमेंबर बेटा, वाई एक्सिस पे एनर्जी होगी और ऑब्वियसली वाई एक्सिस पे एनर्जी होगी तो वी विल बी ऑब्जर्विंग द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, मैं कुछ लेवल्स मार्क कर रहा हूं। ठीक है भाई, अभी मैंने 3 लाइनें लगा दी, तीनों डिफरेंट हाइट्स पर है। सबसे ऊपर जो होती है ना उसे मैक्सिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। ये बात काइनेटिक्स में भी हुई है, केमिकल काइनेटिक्स में बेटा। क्योंकि वाई एक्सिस पर एनर्जी रखी है तो याद रखिए कि बेटा सबसे हाईएस्ट मार्क थ्रेशोल्ड कहलाता है। नाउ आई एम ड्राइंग द कंप्लीट horizontal lines. So these are the 3 levels which we can see in the diagram. अच्छा भाई, अगर एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो क्योंकि बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो डिक्रीज इन एनर्जी से होता है। एक्सोथर्मिक के दौरान एनर्जी ओवरऑल क्या होती है? डिक्रीज। तो हमेशा बेटा रिएक्टेंट विल बी एट हायर मार्क ऑफ एनर्जी देन प्रोडक्ट। ठीक है भाई, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीज इन एनर्जी के साथ होता है, इसी वजह से रिएक्टेंट्स शुड बी एट हायर एनर्जी मार्क देन प्रोडक्ट्स। जबकि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज इन एनर्जी के साथ होता है,
तो याद रखिएगा बेटा, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट्स शुड बी एट हायर एनर्जी मार्क देन द रिएक्टेंट्स। ये बात तो समझ में आती है ना भाई, सिंपल आसान लफ्जों में अच्छे अल्फाज यूज कर रहा हूं, इसलिए अच्छे अल्फाज यूज कर रहा हूं कि अगर आपने पीएमसी के सैंपल पेपर देखे हो तो अच्छे ही अल्फाज यूज हुए हैं बेटा। अब वही अल्फाज जो 9 से चलते हुए आ रहे हैं, सुनने में तो जरूर आसान लगते हैं आपको, दिमाग में भी आसानी से घुस जाते हैं, लेकिन मसला ये कि दैट वोंट हेल्प यू इन एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में ज्यादा काम नहीं आएंगे आपको। अच्छी एक्सप्लेनेशन सुनना, अच्छी एक्सप्लेनेशंस को एब्जॉर्ब करना सीखना है, अच्छे वर्ड्स को समझना और एब्जॉर्ब करना सीखना है। तो मैंने जो आपको बताया बेटा वो अल्फाज हैं जो अगर आपने पीएमसी के सैंपल पेपर्स देखे हो तो उसमें इस्तेमाल हो रहा है ना। नाउ आसान लफ्जों में भी बता देता हूं भाई, एक्सोथर्मिक में सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब क्या है भाई, रिएक्टेंट्स की ज्यादा थी, प्रोडक्ट्स की कम हो जाएगी। ऐसे ही होगा ना भाई, जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसका मतलब रिएक्टेंट्स की ज्यादा होगी, प्रोडक्ट्स की कम है। जब भी देखो रिएक्टेंट्स वाई एक्सिस में ऊपर है, प्रोडक्ट नीचे है। जबकि एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है, इसी वजह से आप देखो रिएक्टेंट वाई एक्सिस में नीचे है, प्रोडक्ट ऊपर है, क्योंकि बेटा रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी, प्रोडक्ट की ज्यादा होगी। अब देखो भाई, काइनेटिक्स आप लोगों ने पढ़ा है, आपको याद होना चाहिए कि ये वो एनर्जी है जो रिएक्टेंट्स के पास हमेशा से होती है। जो रिएक्टेंट्स की अपनी एनर्जी है विच इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, और मैक्सिमम या थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए ये वो एनर्जी है जो मजीद रिक्वायर्ड है, विच इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब मैं आपको एक चीज और मार्क करा रहा हूं जो कि बेटा सिन बोर्ड में बिल्कुल भी मार्क नहीं कराई जाती, बट यू नीड टू नो दिस फॉर एप्टीट्यूड। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या होता है? डेल्टा एच, व्हाट इज डेल्टा एच? द चेंज इन एंथैल्पी। व्हाट इज द डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन? बेटा हमेशा डेल्टा एच होता है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट वाली लाइन और प्रोडक्ट वाली लाइन का जो डिफरेंस है ये ये होता है डेल्टा एच। but its direction is always from reactants to products, so the arrowhead must be placed accordingly from reactants to products। रिएक्शन ऐसे ही होता है ना भाई, रिएक्शन की डायरेक्शन यही होती है ना, फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। दैट्स व्हाई द डायरेक्शन ऑफ एरोहेड शुड बी पॉइंटेड टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स। नाउ अब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया, अगर समझ में आ गई ये बात तो। आप देखो भाई, एक्सो में डाउनवर्ड एरो शोइंग डिक्रीज इन एनर्जी, एंडो में अपवर्ड एरो शोइंग द इंक्रीज इन एनर्जी। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई सबको? जल्दी से बताइएगा। जी बेटा जल्दी से बताइएगा, ये समझ में आ गया सबको अच्छे से? बेटा फिर आईपैड के नाम से हैं कौन? अपना नाम बताइए पहले। मैंने पहले भी बोला था कि ओरिजिनल नाम से आइए। जी बेटा जल्दी बताइए, आईपैड के नाम से कौन है? जल्दी।
बेटा तो नाम रीनेम कर अलाउ कर दिया मैंने, ना नाम ओरिजिनल कर ले। जी बेटा फातिमा, एज ऑलवेज यू का मतलब इंटरनल एनर्जी है। अच्छा भाई, बड़ी अहम बातें चल रही हैं रिगार्डिंग एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो पहली बात आपको क्या बताई बेटा कि एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन है जिसके दौरान सिस्टम से हीट इवॉल्व होती है, रिलीज होती है। और एंडोथर्मिक वो रिएक्शन है जिसके दौरान सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब होती है। फिर आपको बताया बेटा कि एक्सोथर्मिक में ओवरऑल सिस्टम की हीट डिक्रीज हो जाती है, जबकि एंडोथर्मिक में ओवरऑल सिस्टम की हीट इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नतीजे में स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, जबकि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन के नतीजे में स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। बेटा याद रखिएगा, एनर्जी और स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है बेटा, एनर्जी और स्टेबिलिटी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्योंकि भाई एक्सोथर्मिक के नतीजे में एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो स्टेबिलिटी क्या हो रही होगी? इंक्रीज। और एंडोथर्मिक के नतीजे में स्टेबिलिटी जो है वो, एनर्जी क्योंकि बेटा इंक्रीज हो रही है तो स्टेबिलिटी क्या हो रही होगी? डिक्रीज। इसी तरह एक्सोथर्मिक जिस कंटेनर में होता है उसकी वॉल्स गर्म हो जाती हैं, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में कंटेनर की वॉल्स ठंडी हो जाती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? एक्सो में हीट रिलीज हो रही है तो वो जो हीट निकल रही है रिएक्टेंट्स में से उसके कुछ अमाउंट को कंटेनर की वॉल्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं, दैट्स व्हाई दे बिकम हॉट। जबकि एंडो में हीट हर जगह से एब्जॉर्ब हो रही है, इवन कंटेनर की वॉल्स की हीट भी रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दैट्स व्हाई द वॉल्स ऑफ कंटेनर्स बिकम कोल्ड। ठीक हो गया? पहचाने तो बेटा बचपन से आपको पता है कि हीट अगर प्रोडक्ट साइड पर मेंशन है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, और अगर हीट रिएक्टेंट साइड पर मेंशनड है तो एंडोथर्मिक होगा। डेल्टा एच की नेगेटिव वैल्यू एक्सोथर्मिक को रिप्रेजेंट करती है और डेल्टा एच की पॉजिटिव वैल्यू एंडोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अब देखें भाई, सबसे कॉमन एग्जांपल जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की है वो है कंबस्शन। जैसे भाई द कंबस्शन ऑफ कार्बन, कंबस्शन रिएक्शन आपको पता है बेटा, जब कोई भी सब्सटेंस हवा की ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये कंबस्शन है। और इसमें बेटा कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है 394 किलो जूल्स पर मोल। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? कि ये हीट इवॉल्व हो रही है, और क्योंकि बेटा ये हीट इवॉल्व हो रही है तो एक ऐसा रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेटा आपको पता है कंबस्शन के नतीजे में इवॉल्व होने वाली हीट को हम यूज करते हैं खाना पकाने में, इंजन ड्राइव करने में, पानी गर्म करने में, कमरे को गर्म करने में, एंड सो ऑन। इसी तरह एंडोथर्मिक रिएक्शंस में
जैसे ये रिएक्शन है, प्लस 53.8 किलो जूल्स पर मोल। तो बेटा जब हाइड्रोजन और आयोडीन एक दूसरे से रिएक्ट करके HI हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म करते हैं, तो डेल्टा H की वैल्यू 53.8 प्लस साइन के साथ क्या शो कर रही है कि हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब, मतलब प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक। अब बेटा एक आखिरी और बहुत अहम बात, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए भाई, एज आई सेड कि रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट पार्टिकल्स के बॉन्ड ब्रेक होते हैं और उसके लिए हीट एब्जॉर्ब होती है, और प्रोडक्ट पार्टिकल्स में बॉन्ड फॉर्म होते हैं जिसमें हीट रिलीज होती है। अगर टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट्स कम है एज कंपेयर टू द टोटल एनर्जी released during bond formation in products। अब देखिए भाई, अगर रिएक्टेंट के पार्टिकल्स के बॉन्ड्स को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, प्रोडक्ट्स के पार्टिकल्स में बनने वाले बॉन्ड से उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। ओवरऑल चेंज क्या होगा, एनर्जी रिलीज, एंड रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। और अगर टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक the bonds in reactants ज्यादा है as compared to the total energy released during bond formation in products। ठीक है भाई, अगर रिएक्टेंट पार्टिकल्स के बॉन्ड्स ब्रेक होने में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो ज्यादा है, और प्रोडक्ट के पार्टिकल्स में बनने वाले बॉन्ड्स के दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कम है, तो ओवरऑल चेंज क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब, और रिएक्शन कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक। क्लियर है बेटा ये बात सबको अच्छी तरह से? बेटा ये सारी बातें सबको अच्छे से समझ में आ गई हैं, जल्दी से बताइएगा।
अच्छा भाई, इसके बाद है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। ठीक है भाई, इसके बाद है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। What are spontaneous reactions? That proceed on their own, do not require any external energy once initiated। अब देखो भाई, जनरली भी अगर बात करें तो स्पॉन्टेनियस उन प्रोसेसेस को कहा जाता है जो खुद ब खुद हो रहे होते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब यही है ना भाई, स्पॉन्टेनियस का मतलब ही यही है कि जो प्रोसेसेस खुद ब खुद हुए जा रहे हैं बगैर किसी एक्सटर्नल एनर्जी के, उन्हें क्या कहा जाएगा? स्पॉन्टेनियस। ऐसे ही बेटा कुछ प्रोसेसेस भी होते हैं जो कि खुद ब खुद होते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और भी इंक्लूडेड है कि भाई वो प्रोसेस जिनको हम एक बार इनिशिएट कर दें फिर वो खुद से होते रहें, वो भी स्पॉन्टेनियस में ही आएंगे। तो जैसे कि बर्निंग ऑफ कार्बन फ्यूल। अब जैसे मीथेन गैस हमारे बर्नर्स में आती है, ऐसे तो नहीं होता कि वो खुद से ही जलना शुरू हो जाए, इनिशिएट तो हम ही को करना पड़ता है ना भाई, इनिशिएट तो हम ही करते हैं। लेकिन एक बार इनिशिएट कर देते हैं तो उसके बाद वो खुद ब खुद ही होता जाता है, उसके बाद दोबारा उसको इनिशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती या मजीद एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कोई प्रोसेस बेटा जो खुद से ही स्टार्ट हो, फेडरल बोर्ड में नहीं है? किसने बोला नहीं है फेडरल बोर्ड में बेटा? मरियम, फेडरल बोर्ड में बिल्कुल है बेटा ये टॉपिक। फेडरल में थोड़ा कम है, पंजाब में ज्यादा डिटेल में। ठीक है भाई, तो कोई प्रोसेस जो स्टार्ट भी खुद हो जाए और फिर खुद ही होता रहे बगैर किसी एनर्जी रिक्वायरमेंट के, या जिसको स्टार्ट तो करना पड़े लेकिन फिर खुद होता जाए बगैर किसी एनर्जी रिक्वायरमेंट के, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? स्पॉन्टेनियस। इसी तरह से डाउन हिल वाटर फ्लो, जैसे पानी ऊपर से नीचे बह रहा है तो वो ऊपर से नीचे ही बहेगा, दिस इज स्पॉन्टेनियस। अब देखिए भाई, आमतौर पे स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के दौरान जो है एनर्जी डिक्रीज होती है। सो यू कैन से ज्यादातर, सब नहीं बट ज्यादातर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस होंगे। मोस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस। अब ये पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है तो अपनी एनर्जी लूज करता जाता है ना, नीचे आता जाएगा, एनर्जी लूज करता जाएगा। तो जनरली स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के दौरान एनर्जी जो है वो क्या होती है बेटा?
डिक्रीज होती है। अच्छा भाई, नॉन स्पॉन्टेनियस उन प्रोसेसेस को कहा जाता है दैट रिक्वायर एक्सटर्नल एनर्जी कैन नॉट प्रोसीड ऑन देयर ओन। ठीक है बेटा, तो वो प्रोसेसेस जो हाँ भाई, तो वो प्रोसेसेस जो कि खुद से नहीं हो सकते, बगैर किसी एक्सटर्नल एनर्जी के नहीं हो सकते, उन्हें नॉन स्पॉन्टेनियस कहा जाता है। जैसे बेटा पहाड़ों पे से पानी बहता हुआ नीचे तो आ सकता है खुद से, लेकिन नीचे से वापस ऊपर अगर भेजना है तो बगैर एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। या हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी तो खुद ही हो जाती है, लेकिन अगर हमें रिवर्स करना हो, जैसे भाई फ्रिज में उल्टा प्रोसेस हो रहा है ना, रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, तो रेफ्रिजरेटर में क्या हो रहा है कि अंदर टेम्परेचर कम है, बाहर ज्यादा है, फिर भी अंदर से हीट को बाहर फेंका जा रहा है, तो ये ऑब्वियसली विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी पॉसिबल नहीं। तो याद रखिएगा बेटा कि वो प्रोसेसेस जिनके लिए एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड है उसके बगैर नहीं हो सकते, उन्हें क्या कहा जाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। और आमतौर पे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के दौरान एनर्जी इंक्रीज होती है, और यू कैन से एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो है, क्योंकि बेटा वो खुद से तो हो नहीं सकते जब तक आप उनको हीट दोगे नहीं और देते नहीं रहोगे। तो हीट देते तो बेटा हम कंबस्शन में भी हैं, विच इज एक्सोथर्मिक, बट एक बार देते हैं फिर खुद ही होता रहता है। लेकिन एंडोथर्मिक में तो हीट देनी भी है और देते भी रहनी है, तो एक ऐसा प्रोसेस हो जाएगा बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस। बेटा कैम्ब्रिज में कैलकुलेशंस होती हैं बाकायदा ये पता करने के लिए कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली हो सकता है और कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली नहीं हो सकता। ठीक है भाई। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको अच्छे से? देखिए भाई, फेडरल बोर्ड में डिटेल ज्यादा है हर चीज की, बात मैं आपको पहले भी कई बार समझा चुका हूँ कि फेडरल बोर्ड जो है वो बहुत एक्सटेंसिव है। मोस्ट ऑफ द टाइम फेडरल बोर्ड at most of the places federal board is too vast and too descriptive as compared to sin board। तो जैसे स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस की बात हो जाएगी, इसके बाद बेटा हमें डिटेल में बात करनी है स्टेट फंक्शन की। उस सैंपल पेपर में भी एमसीक्यू है अगर आपने देखा हो। इंटरनल एनर्जी, then first law of thermodynamics, then the most important thing related to the calculations is standard enthalpy changes। ठीक है बेटा, हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस की बात करनी है। सो और देन हैसेस लॉ। तो बेटा अभी इट विल टेक ऑलमोस्ट 2 लेक्चर्स फॉर कंप्लीशन, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस भी अच्छी खासी। ठीक है भाई, तो कल भी इंशाल्लाह क्लास होगी एट द सेम टाइम। जिस टाइम पे आज क्लास हुई है उसी टाइम पे इंशाल्लाह बेटा कल भी क्लास होगी। और ये मीटिंग एंड होने वाली है तो क्लास भी बेटा मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ।
किसी को कोई बात करनी हो, पूछनी हो तो बेटा वो व्हाट्सएप पे पूछ सकता है। ये काम भी अभी पीडीएफ सेंड कर दूंगा और आपको रिकॉर्डिंग, लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है भाई, तो अल्लाह हाफिज।